हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशुल वर्मा है। मैंने जेईई मेंस थर्ड अटैम्प्ट में फुल 300 ऑफ 300 स्कोर किया है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग जेईई मेंस एग्ज़ाम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ़िज़िक्स सेक्शन से। फ़िज़िक्स में आपके पास जेईई मेंस में 20 क्वेश्चन रहते हैं मल्टीपल चॉइस में एंड 5 क्वेश्चन रहते हैं न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मुझे कौन से 5 न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करना है। आपको वही अटैम्प्ट करने चाहिए न्यूमेरिकल जिनमें आपको पूरा फुल कॉन्फिडेंस हो और जिसको मैं पता हो कि मैं पूरा इसे कर सकता हूँ, कैलकुलेशन एरर्स को अवॉइड करते हुए। फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने बुक्स यूज़ करी थी HC वर्मा एंड जो मॉड्यूल्स हमें कोचिंग से मिली थी वो मैंने यूज़ की थी फ़िज़िक्स के प्रिपरेशन के लिए। ऑन एन एवरेज डेली मैं फ़िज़िक्स को 3 to 4 आवर्स देता था। उसके अलावा फ़िज़िक्स में मैंने असाइनमेंट सॉल्व किए एंड यूजुअली बुक से थ्योरीज़ आपको थोड़ा होनी चाहिए फ़िज़िक्स के लिए। फ़िज़िक्स में जेईई मेंस के लिए स्पेशल जो टॉपिक्स होते हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गया या फिर ट्रांजिस्टर्स हो गया, उसके लिए आपको NCERT थोरो होनी चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स सेक्शन में आपको चैप्टर जैसे अलजेब्रा, उसके लिए आपको चाहिए होगा कि इक्वेशन सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशंस एंड सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए इक्वेशंस के साथ खेलना, ये आपको पूरी अच्छी तरीके से आना चाहिए। कैलकुलस थोड़ा सा टफ टॉपिक है, उसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत भी होती है, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। कैलकुलस में बेसिक लेवल से आप पूरे NCERT को कंप्लीट कर लीजिए एंड देन इट वुड बी गुड फॉर यू। उसके अलावा हम कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिलेटिवली ईजी होता है, उसमें बस आपको प्रैक्टिस मोर चाहिए। मैंने मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए बुक्स प्रेफर करी थी जैसे SL लोनी, उसके अलावा मैंने पियर्सन की बुक्स भी सॉल्व की थी, तो इससे आपको काफ़ी क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा। लास्ट हम आते हैं केमिस्ट्री सेक्शन में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है जेईई मेंस के लिए। केमिस्ट्री में आपको काफ़ी सारे याद करने वाली चीज़ें रटने वाली चीज़ें याद करनी होती हैं। इसके अलावा आपको केमिस्ट्री तो वैसे 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक बेहद खास डिस्काउंट, जेईई मेन क्रैश कोर्स केवल 999 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prime.dktindia.in। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन मैकेनिज़म्स थोरो होने चाहिए, सारे रिएजेंट्स के यूज़ पता होने चाहिए, उनकी क्या क्या खासियत होती है, टेम्परेचर के साथ कैसा उनका डिपेंडेंस होता है, टेम्परेचर चेंज करने पर या कोई रिएक्शन कंडीशन चेंज करने पर उनमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये चीज़ आपको NCERT से पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में 2 सेक्शन आते हैं, एक तो आता है थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट आपको चैप्टर्स जैसे सरफेस केमिस्ट्री, उसके अलावा हो गया आपका केमिकल काइनेटिक्स एंड उसके बाद आपके जो सॉल्यूशंस वाले चैप्टर हैं उसमें आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा चाहिए होता है। रेस्ट फिज़िकल केमिस्ट्री में ऐसा न्यूमेरिकल का मोर वेटेज होता है, तो उसमें आप जस्ट न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। NCERT एग्जाम्पलर और NCERT के इंटेक्स क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट होते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए। इसके अलावा आप बुक्स प्रेफर कर सकते हैं जैसे कि पियर्सन, उसकी भी काफ़ी अच्छी क्वेश्चंस की कलेक्शन होती है। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा आने वाले जेईई मेंस के लिए कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, अपना 100% दें, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अच्छी तरह प्रिपेयर होके जाइए और अपना बेस्ट दीजिए। मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि मेरा डेली रूटीन क्या था, किस तरीके से आप हर एक दिन को डिवाइड करें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। उसके अलावा आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट को डिवोट करना चाहिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैं डेली 3 आवर्स देता था मैथ्स को, 3 आवर्स देता था फिज़िक्स को एंड 3 आवर्स देता था केमिस्ट्री को। इसके अलावा मैं जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो 3 घंटे के होते थे उन्हें सॉल्व कर लिया करता था, तो इससे क्वेश्चंस की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी एंड क्वेश्चंस के टाइप पता चल जाते थे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत जा रही है तो फिर आप उसका वापस से रीड करके उसे दे सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे अगर आप जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके अलावा अभी जो 3 अटैम्प्ट्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस भी आप रोज़ सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि जेईई मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि कितने सिली मिस्टेक्स कहाँ हो सकती हैं किसी क्वेश्चन में और उसको आप अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए यूजुअली केमिस्ट्री में हमारे साथ ये होता है कि हम कहीं पर क्वेश्चन रीडिंग पर गलती कर जाते हैं, जैसे कहीं जगह पर लिखा रहता है
बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड ऑर्डर। तो इनमें बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर क्वेश्चन किसी वजह से गलत रीड कर लेते हैं, तो उसमें मार्क्स लूज होने के काफ़ी चांस होते हैं। तो सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है कि आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करें, क्वेश्चन अच्छे से रीड करके उसे कम्प्लीटली समझ कर ही आंसर करें। आधा अधूरा क्वेश्चन आंसर बिल्कुल मत कीजिए। उसके अलावा कैलकुलेशन मिस्टेक्स काफ़ी बार बच्चों की हो जाती है, तो कैलकुलेशन करने के बाद आप एक सरसरी उसे चेक कर ले कि मैंने कहीं कुछ फैक्टर मिस तो नहीं कर दिया, उसके अलावा मैंने कहीं प्लस और माइनस की गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि बच्चे इसमें काफ़ी सारे मार्क्स लूज़ कर जाते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से। यूजुअली आपको 3 to 4 आवर्स की सिटिंग अगर आप देते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट होती है। उसके बाद आपका थोड़ा ब्रेन एग्जॉस्ट भी हो जाता है, तो आपको रिक्रिएशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 to 4 आवर्स की सिटिंग के बाद आप एक 10 से 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उसमें आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं किस बारे में कैसा चल रहा है उनका। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये बूस्टअप देता है आपको आगे अगले नेक्स्ट आपकी सिटिंग के लिए। तो ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। उसके अलावा आप म्यूज़िक सुन सकते हैं अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो ब्रेक्स में, क्योंकि आप लगातार इतने टाइम तक अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका ब्रेन ऑब्वियसली एग्जॉस्ट हो जाएगा एंड देन आप क्वेश्चंस को इफ़ेक्टिवली उतना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है सॉल्ट एनालिसिस। उसमें आपको डिफरेंट कैटायंस, एनायंस एंड जितने भी रिएजेंट्स होते हैं उन सब के थॉरो नॉलेज होने चाहिए, क्योंकि मेंस में काफ़ी बार क्वेश्चन उसी से डायरेक्ट पूछे चले जाते हैं। और वो एक्चुअली एनसीईआरटी में ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक तो नहीं दे रखा है, लेकिन जो आप प्रैक्टिकल्स करते हैं, जो आपने स्कूल में प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होंगे या फिर जो आपको लैब मैनुअल मिलती है, उनकी थ्योरी में सॉल्ट के एनालिसिस के सारी थ्योरी दी रहती है। तो सॉल्ट एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा जो 4 ब्लॉक्स है SPDF, ये चारों ही ब्लॉक्स जेईई मेंस के सिलेबस में है। एस ब्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें आपको एनसीईआरटी के सारे टेबल्स, डेंसिटी ऑफ मेटल्स, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनकी बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के जो ऑर्डर हैं उन्हें आप थॉरो कर लें, क्योंकि जेईई मेंस में उठ के उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट ऑर्डर्स पर, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा हाइड्रोजन जो चैप्टर है, हाइड्रोजन चैप्टर से आपके काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बेस्ड चीज़ें पूछ जाती हैं, जैसे डेंसिटी और उनके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। अभी रिसेंट वाले जो हुआ था अटेम्प्ट, उसमें उन्होंने H2O2 का एक स्ट्रक्चर पूछ लिया था जो कि फिगर से उठ के आ गया था। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी में, एक एक जो डेटा, जो फिगर, जो सब दे रखा है वो आप जस्ट एक बार देख लें। अगर आप उसे याद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो जस्ट उसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि ये क्यों हो रहा है इनऑर्गेनिक में। उसके अलावा पी ब्लॉक में हम आते हैं। पी ब्लॉक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसमें जो ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, ये सारे ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं उन सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन पी ब्लॉक में दे रखा है। वैसे तो पी ब्लॉक से उतने क्वेश्चन जेईई मेंस में नहीं आते हैं, बट फिर भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसेंट ईयर्स में उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो 13th और 14th जो ब्लॉक है वो आपकी 11th एनसीईआरटी की पार्ट 2 में दे रखा है, एंड द रेस्ट ऑफ द ग्रुप इज़ गिवन इन 12th क्लास। तो आपको 11th क्लास से 13 और 14 ग्रुप को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। 12th में आपको नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, उसके अलावा हैलोजन फैमिली और नोबल गैसेस, इन तीनों में आपको सारे टेबल्स, उन सब के एग्जिस्टेंस, वो उन सब के जो ओर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फैमिली में क्या फ्लोरापेटाइट ओर एक दे रखा है, उससे एक क्वेश्चन आ गया था जेईई मेंस पर। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है कि जितने भी मेरे टेबल्स हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो आपको थॉरो रहें। ऑक्सीजन फैमिली में हाइड्राइड्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके ऑक्सीजन के हाइड्राइड्स जैसे H2O, H2S, H2Se, H2TE एक्सेट्रा, इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। इनके बॉन्ड एनर्जी, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसके अलावा इनके रिड्यूसिंग नेचर, इन सब के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन जेईई मेंस में आ जाते हैं। नाइट्रोजन फैमिली से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, स्पेशली नाइट्रिक एसिड पर, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है सॉल्ट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नाइट्रिक एसिड आपको पूरी थॉरो होनी चाहिए उसकी रिएक्शंस, क्योंकि वो जेईई मेंस में एक्चुअली उसे किसी कंबाइंड क्वेश्चन के फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के किसी क्वेश्चन में वो उसे स्टोशियोमेट्री के क्वेश्चन के फॉर्म में दे सकते हैं नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन, और अगर आपको वो रिएक्शन पता नहीं है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
तो इस वजह से आपको नाइट्रोजन फैमिली भी थॉरो होने चाहिए। नोबल गैसेस में आपको रिएक्शंस तो उतनी ज़्यादा नहीं होंगी, हाइड्रोलिसिस की काफ़ी रिएक्शंस होंगी ज़ेनॉन की, वो आपको एक बार जस्ट रीड कर लेना है, उसमें उनके कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, स्टोशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, वो बस आप थोरो कर लें। उसके अलावा जो यूजेस होते हैं, जो हाइड्रोजन के यूजेस, नोबल गैसेस के यूजेस, ये आप एक बार देख लें क्योंकि जेई मेंस में यूज़ का काफ़ी क्वेश्चन आता है। उसके अलावा 11th और 12th के टॉपिक्स जो रहते हैं वो जेई मेंस में मोर और लेस इक्वली डिवाइडेड रहते हैं। ये होता है कि 12th से केमिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा आता है, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स इक्वली डिवाइडेड रहते हैं 11th और 12th से। चैप्टर्स जैसे कोनिक सेक्शन और उसके अलावा जो मेंस के जो मैथमेटिक्स में जो मेंस के स्पेशली स्पेसिफिक चैप्टर्स रहते हैं जैसे कि लॉजिक, उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, ये सारे चैप्टर्स जो होते हैं इनके अलग से एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इन सब क्वेश्चंस में आपको मार्क्स लूज़ करने का स्कोप रहना नहीं चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं इनमें, लेकिन एरर्स की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश हो सकती है, तो आप उसे मिनिमाइज़ तभी कर पाएंगे जब आप अच्छी प्रैक्टिस रखेंगे इन क्वेश्चंस में। आने वाले जेईई मेन सेशन के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने डेज़ को एक पर्टिकुलर उसमें डिवाइड कर लीजिए टाइम शेड्यूल में, कि मुझे इतने आवर्स ये सब्जेक्ट देना है, इतने आवर्स इस सब्जेक्ट को टाइम डिवोट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे मैंने पहले मेंशन किया है वो सॉल्व करते रहिए। उसके अलावा आपके जो जेईई मेंस के जो इस साल के 3 अटैम्प्ट के पेपर हो चुके हैं वो आप सॉल्व करेंगे ही। हमारे सेकेंड अटैम्प्ट से पहले बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी हमें प्रैक्टिकल्स के लिए स्कूल जाने पड़े थे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट तो काफ़ी ये देना पड़ेगा। स्कूल्स के अलावा आप अपने जो सेल्फ स्टडी का टाइम है उसे भी अच्छे से डिवाइड करें। स्कूल में भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जो आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं लैब में या फिर जो भी आपकी जो थ्योरी आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है वो मोर और लेस सेम ही होती है जेईई के लिए। जेईई में आप ऐसा कुछ अलग से नेसेसरी नहीं है। एनसीईआरटी जो सारा सिलेबस रहता है एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, बस उसमें थोड़े क्वेश्चंस के लेवल डिफ़िकल्ट कर देते हैं। उसके अलावा जेईई में ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि किसी बुक से आएगा या वो। सोशल मीडिया के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप उसका मिनिमम यूज़ करें, क्योंकि एज अभी कोविड पैंडमिक सिचुएशन में आप उसे कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि क्लासेस आपकी ऑनलाइन ही चल रही होंगी या फिर जिस तरीके से भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे उसमें आपका ऑनलाइन कोचिंग या फिर ट्यूटोरियल या फिर कोई भी आप जो भी वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर उसमें आपको उसका यूज़ करना पड़ रहा होगा। तो मैं बस यही कहूँगा कि सोशल मीडिया से दूरी जितनी हो सके उतनी बनाइए, उसका जो यूज़ कीजिए वो अपने सिर्फ पढ़ाई या फिर बेनिफिट के लिए यूज़ कीजिए, कुछ इसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वो काफ़ी एडिक्टिव होता है। आप एक बार उसमें चले जाएंगे तो फिर उसमें आप निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से जितनी दूरी हो सके उतनी बना के रखिए। अभी मैं करेंटली जेईई एडवांस पर फोकस कर रहा हूँ। 3 अक्टूबर को जेईई एडवांस का पेपर है। मैं अपने करियर में आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की डिग्री हासिल करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगा, आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान रखें। एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ था कि मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट के पहले थोड़ा सा हेल्थ के लिए अनकॉन्शियस हो गया था, तो इस वजह से मेरी 20 से 10 दिन पहले थोड़ी हेल्थ ख़राब हो गई थी फर्स्ट अटैम्प्ट से पहले, सो वो मेरा उतना अच्छा नहीं जा पाया था। तो मैं आपसे सबसे यही कहना चाहूँगा कि द फोरमोस्ट प्रायोरिटी इज़ योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखें। हेलो, मेरा नाम सिद्धांत मुखर्जी है और मैंने जेईई मेंस 2021 के फरवरी अटैम्प्ट में 300 में से 300 मार्क्स स्कोर किए और 100 परसेंटाइल्स भी स्कोर किए। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरा प्रिपरेशन कैसा रहा और मैंने स्पेसिफिकली कैसे हर सब्जेक्ट को टाइम दिया और उसको कैसे एनालाइज किया। पहले शुरू करते हैं फ़िज़िक्स से। फ़िज़िक्स में एडवांस का प्रिपरेशन जो रहता है वो सफिशिएंट रहता है जेईई मेंस के कॉन्सेप्ट के लिए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, बट अगर आपने एडवांस की प्रिपरेशन नहीं की है तो मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट सीबीएसई लेवल तक पढ़ लें। इस बार मेरे ओपिनियन में थोड़ा सा 12th पे ज़्यादा फोकस था, तो सेकेंड बुक की एनसीईआरटी जो फिज़िक्स में है वो आपको पढ़ लेनी चाहिए। अगर आपको जेईई एडवांस लेवल तक पढ़ा हुआ है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जनरली जो आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। जेईई मेंस में मेन आपका फोकस रहना चाहिए कि आप कोई मिस्टेक्स कमिट ना करें और ऐसा करें कि सिली मिस्टेक्स को कर्टेल करने की हर अटेम्प्ट करें कि एनालाइज करें कि मैं अगर
रूटीनली कुछ गलत पढ़ रहा हूँ कि कुछ गलत समझ रहा हूँ, उस पर काफ़ी ध्यान दें। सेकेंड चीज़ ये रहेगा कि कुछ बच्चों जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स भूल जाते हैं, जो ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, वो सब वाला टॉपिक जो जेईई मेन में काफ़ी वेटेज रहता है कंपेयर टू जो उसका मतलब लेंथ है चैप्टर का। तो जनरली क्या रहता है कि जेईई मेन में अगर आप चूज़ कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कितने आप लेंगे, तो फिज़िक्स में आपका यही गोल होना चाहिए कि आप शॉर्ट वाले क्वेश्चन चूज़ करें जिसमें आपका डायरेक्ट आंसर आ सके, जैसा कोई डेसिमल में आप ना उलझ जाएं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप वो 10 क्वेश्चन का बेनिफिट ले पाएँ। फिज़िक्स में और एक बात ये है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक्स को जब पढ़ें तब उसको लाइन टू लाइन पढ़ें। जैसे मैं एक कोट करना चाहूँगा कि कंडक्टर का आपको पता रहेगा कि कंडक्टर में फील्ड लाइंस नहीं होते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, बट उसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं और वो एनसीईआरटी में लिखे हैं, उसको ध्यान देना चाहिए। तो फाइनली मैं कहूँगा कि फ़िज़िक्स में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको फ़िज़िक्स में एक्यूरेसी पे ही ध्यान देना चाहिए। तो सेकंड में अभी मैथ्स पे आऊँगा। मैथ्स में आपको सिमिलरली फ़िज़िक्स जैसा है वैसे एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल का तो पता होना चाहिए। जैसे आपको 12th स्टैंडर्ड में कैलकुलस आता है, 3D ज्योमेट्री, तो उस पर इस बार देखा गया कि थोड़ा वेटेज ज़्यादा था। तो जनरली जो जेईई का पैटर्न रहता है कि सिंपल क्वेश्चंस हैं बट उनको एक्यूरेटली करना कैसे है। तो मैं एक सजेस्ट करूँगा कि मैथ्स में अगर आप कर रहे हैं तो मैथ्स में एक्यूरेसी बढ़ाने की दो ही टेक्निक होती हैं। एक तो आप क्वेश्चन रीडिंग को इम्प्रूव करें और सेकेंड है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करें। कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करने का एक मेरा जो मेन आइडिया है कि वो आप स्टेप्स बढ़ा दें, और उसमें पहले थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मुझे भी दिक्कत हुई थी, बट इन द एंड आपको कोई कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने की चांसेस रहेंगे। ऐसा मैं टॉपिक्स की बात करूं तो कैलकुलस में जैसे जेईई मेन में क्वेश्चन आता है इनडेफिनिट पे, इतना डिफ़िकल्ट तो रहता नहीं है। तो आपको करना क्या है कि एटलीस्ट एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में रहते हैं, फॉर एग्जांपल लेटस से आपका एक्सरसाइज है तो उसमें पूरा तो नहीं करना है, उसमें से एटलीस्ट आप एवरी 5 कर ले कि एवरी 10 कर ले। मैंने कैलकुलस एनसीईआरटी से किया था। सेकंड 3D ज्योमेट्री मैंने अपने कोचिंग के मॉड्यूल से किया था, और ऐसा कोई मेन दिक्कत तो नहीं आएगी अगर आपने जेईई एडवांस के लिए पढ़ा हो तो अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे मेन ये आइडिया रहता है कि आप एनसीईआरटी की पे फोकस रखें। अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन जो जेईई मेन केमिस्ट्री के होते हैं वो एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाते हैं। एक्चुअली जैसे मेरे सेशन में क्वेश्चन आया था वो एक कॉर्नर से कि फर्स्ट एल्कली मेटल्स का जो वेवलेंथ होता है फ्लेम टेस्ट का वो आपको पता रहना चाहिए, जो एक्चुअली एक एनसीईआरटी में जो स्ट्रेस नहीं किया जाता है इन माय ओपिनियन। तो ऐसे जो थोड़े ऑब्सक्योर क्वेश्चन रहते हैं वो आप एनसीईआरटी पढ़ने से काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। और फिर केमिस्ट्री में जैसे और एक सजेशन रहेगा कि आप पीसी में ऐसे क्वेश्चन चूज़ करें इन सेक्शन 2 जिसमें कैलकुलेशन ना हो, नहीं तो उनको अवॉइड करना कभी ट्राई करें। उनको जस्ट यूज़ करें कि अगर आपको ओसी नहीं तो आईओसी नहीं आ रहा है तो उसको तब यूज़ करें कि पीसी आपका सही होने के चांसेस रहते हैं बट कैलकुलेशन लंबा होता है तो टाइम लग सकता है। ओके, तो अब जैसे मैंने जनरल में अब सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं तो अब मैं डिटेल में जाऊंगा टॉपिक्स के हिसाब से। जैसे फिज़िक्स में मैकेनिक्स, जेईई मेन मैकेनिक्स टिपिकली कोई ऐसा डिफ़िकल्ट होता नहीं है, बट मैंने जेईई एडवांस के लिए जो किया था मैंने इरोडॉफ थोड़ा सॉल्व किया था जिससे मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिला है। और इलेक्ट्रिसिटी में आपको ध्यान देना चाहिए एनसीईआरटी पे, उसके जो पॉइंट्स टू पॉन्डर रहते हैं
जैसे आपको अगर पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ेंगे तो वो आपके जैसे HCV के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर होते हैं वैसे टाइप के होते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं और उनका चांसेस भी रहता है कि उन पे बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन आ जाए। लास्ट आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में टिपिकली जेईई मेन में पिछले साल में डेसिमल आता था, तो उसमें कैलकुलेशन की लेंथ काफ़ी लंबी रहती थी, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए कि कैलकुलेशन एरर्स नहीं होनी चाहिए। अब तो वैसे इंटीजर का आंसर आ रहा है, तो आपको मतलब वो रिलेटिवली थोड़ा अभी कम वेटेज रहता है, मतलब आपको उतना भी ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब अब थोड़ा उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हुआ है कि आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट भी करेंगे लास्ट मतलब फर्स्ट डेसिमल तक तो चल जाएगा। अब आते हैं केमिस्ट्री में। मैंने IOC, OC और PC में डिवाइड किया था। तो PC में तो आपको फर्स्ट ये याद रखना चाहिए कि जेईई मेन में काफ़ी इजी क्वेश्चन आएंगे और आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट बुक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मेन चीज़ यही रहता है कि PC में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री, नहीं तो और कुछ जो मेमोराइजेशन बेस्ड चैप्टर होते हैं, तो उसमें आपको याद रखना है कि कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल बेस्ड हो सकते हैं। तो PC की बात हो गई, तो अभी OC में आते हैं। OC में NCERT में जो दिया है वो रिएक्शन आप थोड़े डेप्थ में पढ़ सकते हैं फ्रॉम सम फॉरेन ऑथर बुक्स। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फॉरेन ऑथर पढ़ेंगे तो अपने टीचर से डिस्कस करें और उनसे ही फिल्टर करा लें कि क्या पढ़ना है। IOC में टिपिकली यही रहता है कि ट्रेंड की अगर केमिस्ट्री में कुछ कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए तो वहाँ से ही आता है, बट आप उसके लिए प्रिपेयर तो नहीं कर सकते। थोड़ा सा अगर आप जैसे मेरे सेशन में वो मैंने जैसे बताया वो फ्लेम टेस्ट वाला क्वेश्चन, वो थोड़ा सा मतलब कोचिंग में स्ट्रेस नहीं किया जाता है और वो बच्चे छोड़ भी सकते हैं। मैंने वो पढ़ लिया था क्योंकि मुझे वो NCERT तो पूरा कवर करना ही था। और सेकंड, अगर आपने एडवांस की प्रिपरेशन की है तो आपके कोचिंग के मॉड्यूल में भी काफ़ी डिटेल्ड जैसे P ब्लॉक नहीं तो S ब्लॉक पे काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहती है, तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर इन माय ओपिनियन। IOC अगर आप एडवांस के लेवल तक पढ़ेंगे वही सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि फिर पूरा पैक हो जाता है सिलेबस कि आप कुछ छोड़ ना दें। लास्ट आते हैं फिर वापस मैथ्स पे। मैथ्स में आपको 11th के टॉपिक्स पे जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उस पर मैंने फेस किया था कि उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो उसमें जैसे मेरा तो स्पेसिफिक था कॉम्बिनेट्रिक्स। कॉम्बिनेट्रिक्स में एक्चुअली क्या होता है कि मेरा भी इसमें गलती हुई थी कि मैंने उसका रिलेटिव वेटेज जज नहीं किया था कि इसमें इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो आपको भी मेरे जो मिस्टेक्स हैं उसको अवॉइड करने कि मतलब आप पहले से ही जज कर ले कि कौन से चैप्टर का कौन सा कितना वेटेज है। जैसे 12th के चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा वेटेज रहता है कैलकुलस से। देखिए तो 11th के चैप्टर्स की बात की मैंने कॉम्बिनेट्रिक्स की, तो आपको फिर उसमें भी कॉम्बिनेट्रिक्स में टिपिकली सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और अगर मेरे सेशन में जो आया था वो ऑप्शंस में था, मतलब जो 10 ऑप्शंस जो मिलते हैं उसमें। तो फिर सेकंड मैं कहूँगा कि आप SOT जैसे चैप्टर्स में ज़्यादा उतना भी टाइम ना दे, क्योंकि मुझे पर्सनली उसमें वीक लगता था 11th के चैप्टर में, कुछ चैप्टर्स में, तो मैंने उस पर ज़्यादा टाइम दिया था। तो SOT जैसे चैप्टर्स को आप थोड़ा सा कम वेटेज दें कंपेयर टू जो हायर वेटेज वाले रहे, जैसे कैलकुलस। SOT पे आप SL लोनी देख सकते हैं, और उसमें अगर आपके कोचिंग के मॉड्यूल हैं तो वो भी सफिशिएंट रहता है। थर्ड, अलजेब्रा में अलजेब्रिक मैनिपुलेशन पे थोड़ा फोकस करें, वो पूरे मैथ्स में हेल्प करता है। ओके, तो ये 12th की बात हो गई, 11th की बात हो गई। तो अब 12th में आते हैं। 12th में कोनिक सेक्शंस रहता है, जिसमें एडवांस के कंपैरिजन जेईई मेंस में इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कोनिक सेक्शन में इतना भी फोकस नहीं करना है जितना आप एडवांस में करते हो। जैसे कैलकुलस की बात करें तो मैंने खुद तो कोचिंग के मॉड्यूल से ही किया था और फिल्टर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT। तो उससे क्या होता है कि आप
जज कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और कितने डेप्थ तक जा रहे हैं। आपको पूरा कैलकुलस तो मतलब कैलकुलस तो थोड़ा मैनिपुलेशन बेस्ड रहता है, तो वो एक्सपोजर ज़्यादा रहता है तो हेल्प होगा। ओके, तो नेक्स्ट आ रहा है वेक्टर 3D पे। वेक्टर 3D मैंने भी वही क्वेश्चन मॉड्यूल से किए थे, और लास्ट ये तो मैंने सब्जेक्ट की बात कर ली, और मैं लास्ट यही कहूँगा कि आप पास पेपर्स काफ़ी करें। मैंने 2020 के और 2019 के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस किए थे, जिससे मुझे आइडिया लग गया था कि NTA का पैटर्न क्या होता है। तो आप अगर उस पर ध्यान देंगे तो आपको ये भी लग सकता है कि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। मेरे सेशन में ऐसा हुआ था। तो आप अगर पास पेपर्स करेंगे, इससे आपको भी जज हो सकता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। जैसे आपको अगर पता है कि आपके लेटर से 270 आ रहे हैं ऑन 300, और उस सेशन का आपके 100 परसेंटाइल के मार्क्स आपको पता है, तो आप उससे जज कर सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं। लास्ट में यही कहूँगा कि साइकोलॉजिकल बैटल भी इम्पॉर्टेंट है। मुझे 11th में फेस हुआ था थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बैटल कि मुझे मैथ्स में वीकनेस फील होती थी, तो मैंने उसको ओवरकम किया, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उससे ही क्वेश्चन भी बनने शुरू हो जाते हैं कि आप मैथ्स पहले कॉन्फिडेंस भी नहीं था तो उसमें होता भी नहीं था, फिर और कॉन्फिडेंस कम होता था। उससे बेटर है कि आप कॉन्फिडेंस हाई रखें और ऐसा फील करें कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे ही क्वेश्चन होते हैं और उससे ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मेरा नाम मृदुल अग्रवाल है। मैंने जेई मेंस मार्च अटेम्प्ट में 300 आउट ऑफ 300 का परफेक्ट स्कोर विथ 100 परसेंटाइल सिक्योर करा है। मेरे जेई मेंस फेब्रुअरी अटेम्प्ट में 295 मार्क्स थे एंड 99.999 परसेंटाइल थी। आज डीकेटी पे मैं आप सबके साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड कुछ जनरल क्वेरीज को आंसर करना चाहता हूँ। तो पहले हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज पे चलते हैं, उसके बाद कुछ जनरल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे आते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। फिज़िक्स बेसिकली एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, और जेई मेंस प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी फिज़िक्स की काफ़ी अच्छी है। फिज़िक्स के एनसीईआरटी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं किसी और बुक्स में नहीं मिलेंगी, एंड काफ़ी सारी एप्लीकेशन पार्ट है उसके अंदर। तो साल भर जेई एडवांस प्रिपरेशन के बाद हमें जेई मेंस जनरली फिज़िक्स में प्रॉब्लम नहीं करता है। फिज़िक्स को बिल्डअप करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम सारे एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बार बार बैठाएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी फिज़िक्स की काफ़ी गोल्डन बुक है, उसको बार बार पढ़ें। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जेई मेंस पूछता है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं, डायरेक्ट इन डेप्थ थ्योरी में है। एंड आजकल का जैसा जेई मेंस का पैटर्न आ रहा है, फिज़िक्स में भी थ्योरी बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने से एकदम अच्छे से आएगी। एंड मेन पॉइंट जो एप्लीकेशन बेस्ड वाला है वो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने से आता है। हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स को ब्लाइंडली प्रैक्टिस ना करें, हम डायरेक्ट फिज़िक्स में फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश ना करें। हम ये चीज़ सोचें कि वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर हम कोई चीज़ एग्ज़ाम में अगर भूल भी जाते हैं तो ईजिली रिकॉल हो जाती है वो। अब हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में बेसिकली अगर हम अच्छे से एनसीईआरटी को बेस मानते हुए फॉलो करें एंड थोड़ा सा जेई एडवांस की तरफ प्रिपेयर करें तो ईजिली जेई मेंस की मैथ्स हैंडल हो जाती है। जेई मेंस की मैथ्स बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पर ही आती है। तो अगर हमें मैथ्स में प्रीवियस क्वेश्चंस पर अच्छा कमांड है तो हम इजीली जेई मेंस मैथ्स क्रैक कर सकते हैं। जो एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो ये, अगर मैथ्स में हमको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जनरली फेस करते हैं तो हम बेसिकली सब लोग क्या करते हैं कि केवल उसका सल्यूशन पढ़ते हैं, उससे अच्छा लगता है, आगे बढ़ जाते हैं। हम ये सोचिए कि सल्यूशन की तरफ पहुँचने में हमारी क्या अप्रोच लगी थी। बेसिकली मैथ्स में अगर थॉट बिल्ड करना आ गया तो मैथ्स बहुत ईजिली हैंडल हो जाती है। मेन बात जो आती है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री जेई मेंस की काफ़ी टिपिकल सी है। अगर हम एनसीईआरटी को बेस मानते हुए एकदम अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करते हुए चलें तो जेई मेंस केमिस्ट्री प्रॉब्लम नहीं करेगी। जेई मेंस में जो केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ कि जनरली लोगों को लैब मैनुअल के बारे में नहीं पता होता। एनसीईआरटी की लैब मैनुअल जेई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है।
कई बार हमें लगता है जेईई मेंस में कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो कि एनसीईआरटी के बाहर के हैं, वो एक्चुअली एनसीईआरटी के बाहर के नहीं होते, वो एनसीईआरटी की लैब मैनुअल में दिए हुए होते हैं। तो हम एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें। एंड अब केमिस्ट्री को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बात करें, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री कोई भी ऐसे आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये सब थोड़े टिपिकल टॉपिक्स होते हैं, मतलब इनमें थोड़ी लेंदी और थोड़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम इन टॉपिक्स पर अच्छा कमांड करें, इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर लें, तो वही सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में नई चीज़ें देखने को कम मिलती हैं। बात करें इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इज़ क्वाइट इनफ। इवन जे एडवांस सिलेबस तक एनसीईआरटी बेसिस पर ही क्वेश्चंस आते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इनऑर्गेनिक में हमें कभी कभी लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस हैं, वो मैंने रियलाइज़ किया, मैंने फाइंड किया कि हाँ, ये लैब मैनुअल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो एक दो डिसाइडर क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत कम लोगों से होते हैं, वो लैब मैनुअल में ही होते हैं। इस साल जो जेईई मेंस का पेपर है, मैंने फाइंड किया कि हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड हैं जो कि लैब मैनुअल के अंदर है। तो लैब मैनुअल पे स्ट्रॉन्ग फोकस बिल्डअप करें। उसके बाद इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जीओसी को बिल्कुल लूज़ ना करें। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर है, उस पर अच्छी कमांड रखें, उसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज करें। जीओसी टॉपिक को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको ऑर्गेनिक में लाइफ लॉन्ग कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हम रिएक्शंस को रटने की बजाय उन्हें मैकेनिस्टिक अप्रोच से सोचें। कोई भी हम जब स्टडीज़ करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तब कोई भी रिएक्शन को हम सोचें कि रिएक्शन हो रही है तो उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। अगर हम इस अप्रोच से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो काफ़ी ईजिली हैंडल हो जाएगी। तो ये तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात हो गया। अब कुछ जनरल टॉपिक्स के बारे में जो हम एग्ज़ाम में फेस करते हैं। तो एग्ज़ाम में हम पूरे 2 साल की प्रिपरेशन के बाद हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि एग्ज़ाम से पहले डर लग रहा है, एग्ज़ाम से पहले कभी एंग्जाइटी होने लगती है। तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने जिस भी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप किसी कोचिंग जाते हैं, नहीं तो अगर ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तो उस सिस्टम को बहुत डेडिकेटली फॉलो करें, उस पर फेथ रखें कि हाँ, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं उसी के बेसिस पे जेईई मेंस का पेपर आने वाला है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन सजेस्ट करना चाहूँगा, शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। मुझे भी शुरुआत में जब शॉर्ट नोट्स बनाता था तो काफ़ी आलस आता था, बट फिर मैंने एग्ज़ाम से 1 महीने पहले रियलाइज़ करा कि हाँ, ये शॉर्ट नोट्स हैं जो मुझे एक बूस्ट दे रहे हैं। क्योंकि साल भर का कोर्स बहुत बड़ा है, 2 साल का। उसके बाद उसे कॉन्स्टेंट रिवाइज करने के लिए, उसे दिमाग में अच्छे से बैठाने के लिए शॉर्ट नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मैं जैसे क्या करता था कि कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, उसके लगभग 2 से 3 महीने बाद जब उसका प्रॉपर रिविज़न करता था, तब उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना लेता था कि 2 महीने पहले जो चीज़ पढ़ी थी वो अब याद है कि नहीं। तो जो चीज़ याद नहीं रहती थी उन्हें शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर लेता था, तो वो फिर एग्ज़ाम से 1 हफ्ता या 1 महीने पहले काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती थी। कई बार लोगों की क्वेरी रहती है कि हम एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले क्या करें, क्या नहीं करें। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हम एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले एकदम रिलैक्स्ड रहें, कोई टेंशन ना लें। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने इस साल की जेईई मेंस शिफ्ट्स में फाइंड किया है कि जैसे कि जो फरवरी में शिफ्ट्स हुई थी, उनमें जो फर्स्ट शिफ्ट पेपर आया था उसी से रिलेटेड सेकंड शिफ्ट पेपर आया, उसी के जैसा थर्ड शिफ्ट पेपर आया, कुछ क्वेश्चंस रिपीट ही हो गए थे। तो मैंने जैसा फॉलो किया था कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पूरा रिलैक्स करता था, बट जो मुझसे प्रीवियस शिफ्ट थी उन्हें अच्छे से एनालाइज करता था। उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ कि मुझे पता रहता कि अब आगे आने वाला पेपर कैसा आएगा, और एग्जैक्टली उसी पैटर्न में पेपर आया। तो मैं अभी अपनी बुक लिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन सा मटेरियल फॉलो किया। बेसिकली मैंने बेस तो अपने कोचिंग मटेरियल और एनसीईआरटी बुक्स को ही रखा, बट जो मुझे बुक्स अच्छी लगी, जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आगे भी लोग फॉलो करें, वो ये थी कि फ़िज़िक्स में मैंने फिज़िक्स गैलेक्सी बुक्स को काफ़ी अच्छे से फॉलो किया। उनके अंदर एकदम कंसाइज वे में एंड एकदम गाइडेड वे से चीज़ें दे रखी हैं। उसके अंदर थ्योरी के साथ अच्छे से सारे न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस वगैरह सब अच्छे से हैं। तो फिज़िक्स के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा फिज़िक्स गैलेक्सी बुक्स। उसके बाद केमिस्ट्री में मैंने कोचिंग मटेरियल एंड एनसीईआरटी बुक्स के साथ साथ जो मैंने फिज़िकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बुक्स फॉलो करी वो थी वीके जायसवाल इन इनऑर्गेनिक,
नीरज कुमार इन फिजिकल केमिस्ट्री एंड MS चौहान इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात करें मैथमेटिक्स की, तो उसमें मैंने बेसिकली अपने जो मेरे टीचर्स ने कॉन्स्टेंटली मटेरियल प्रोवाइड करा, उसके साथ साथ मैंने एक आध बुक्स विकास गुप्ता फॉलो करने की कोशिश करी। उसके बाद जो मेन सजेशन है प्रैक्टिस के लिए, वो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पर काफ़ी फोकस्ड रहें। मैंने एग्ज़ाम से एक महीने पहले जो 2019 एंड 20 के NTA के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है उसे चैप्टर वाइज सॉल्व करा, और ये रियलाइज़ करा कि हाँ, उसी एक सेट पैटर्न है JEE मेंस का, उसी पैटर्न पे बार बार हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। एंड एक और जो सोर्स मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि NTA अभ्यास मॉक टेस्ट ऐप है, उसके वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है। वो लाइक एग्ज़ाम से हम एक महीने पहले मैंने क्या करा था कि हर ऑल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट देता था। उस NTA अभ्यास क्वेश्चन बैंक के आपको ऑनलाइन भी कुछ चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे। जो ऐप है उस पर तो फुल सिलेबस टेस्ट हैं लगभग 100 के अराउंड, एंड आपको ऑनलाइन लगभग शुरू के 50 टेस्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक से मिल जाएंगे। तो उसे फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा मुझे, जो कि NCERT के एकदम एक डेप्थ एक पॉइंट को अच्छे से कवर करता है। तो अब जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं उन लोग के दिमाग में सवाल होगा कि हम कैसे प्रिपेयर करें, हम कैसे आगे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। तो उनके लिए अभी जैसे कि ऑनलाइन सब कुछ अच्छे से अवेलेबल है, काफ़ी सारे ऐप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जो कि अच्छे से कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को अच्छे से होल्ड करें एंड बार भटके नहीं कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा होगा कि ये ज़्यादा अच्छा होगा। उसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ओरिएंट करके अपनी स्टडीज़ करें, उस प्लेटफॉर्म पे फेथ रखें। और अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन कर रखा है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे हिसाब से सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना। जैसे कि अगर आप किसी कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक सेट टाइम पे क्लासेस मिलती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको होमवर्क करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट वगैरह होते हैं, तो शेड्यूल अपने आप अच्छे से सेट होता है। पर अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना शेड्यूल अच्छे से फॉलो करें। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी स्लीप को बिल्कुल सैक्रिफाइस ना करें, क्योंकि ये मैंने शुरुआत में बीच में किया था कि मैं सोचता था कि चलो दिन में 6 घंटे सो लेते हैं, 5 घंटे सो लेते हैं, ज़्यादा टाइम पढ़ने को मिलेगा, बट उससे मेरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ ही हुई। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की पूरी 8 आवर्स की नींद पूरी लूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपनी नींद को सैक्रिफाइस ना करें एंड अच्छा सा रूटीन सेट करें कि रात को लगभग 11 बजे सो जाएँ एंड सुबह 7 बजे उठ जाएँ। उसके बाद जैसे अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ के बाद पढ़ने बैठ जाएँ। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट अ स्ट्रेच स्टडी ना करें, बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेते रहें। तो ये आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। एंड एक और जो पॉइंट मुझे लगता है वो मेंस प्रिपरेशन के लिए, वो ये है कि सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा होती है मेंस पेपर में, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि अभी जो पैटर्न चल रहा है न्यूमेरिकल में, आपको 10 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करें ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। हम घर पे भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस पूरी करें, कैलकुलेटर का यूज़ अवॉइड करें एंड खुद से बार बार जो प्रीवियस क्वेश्चन है उन्हें 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, सो दैट उसी सेट पैटर्न ऑफ कैलकुलेशन हमारे दिमाग में बैठ जाएँ और हमें पेपर के वक्त किसी तरह का फेयर ना बचे। एंड पूरे ईयर लॉन्ग अगर हम कोई भी टेस्ट देते हैं तो हमें कई बार बीच में लगता है कि यार हमसे नहीं हो रहा है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें जा रही हैं। तो उस पॉइंट को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि उसको एज ए लर्निंग लें कि हाँ ठीक है, आज नहीं हो रहा कल हो जाएगा, आज नहीं हो रहा था, आज तक नहीं हो रहा था, अब कल से होने लग जाएगा। इस एटीट्यूड के साथ प्रिपरेशन करें। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें कि आपको लगता है कि हाँ हमने साल भर प्रिपरेशन थोड़ी वीक रही एंड लास्ट में इन टॉपिक्स को हम फोकस करके थोड़ा अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हर साल जो वेक्टर 3D है एंड प्रोबेबिलिटी है एंड थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये टॉपिक्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्पेसिफिकली वेक्टर 3D एंड प्रोबेबिलिटी ईजियर साइड आते हैं एंड इनका हाई वेटेज रहता है। तो हम इनको ईजिली एस करें तो हमारा स्कोर बूस्ट हो, कि हर साल लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे रहते हैं पेपर के अंदर। Freedom 75, a very special discount on our 75th Independence Day. JEE Main Crash Course only for ₹999. For more information, please visit prime.dktindia.in. बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की,
तो जेई मेंस का सेट पैटर्न है कि हर पेपर में डी एंड एफ ब्लॉक से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो अगर हमें लग रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा वीकनेस लग रही है कि भाई हमें याद नहीं रहती, तो डी एंड एफ ब्लॉक पे थोड़ा फोकस कर लें। एंड जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवरऑल व्यू से कि लास्ट में हम अगर अब जे एडवांस प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड थोड़ी वीक चल रही है प्रिपरेशन, तो लास्ट में हम जेई मेंस एस करने के लिए जेई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करके पढ़ें, क्योंकि उनसे हर साल सेट है कि कम से कम फिजिक्स में 2 क्वेश्चन आएंगे ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से, केमिस्ट्री का 2-3 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, एंड थोड़ा जो रटने वाला पार्ट है जो जेई मेंस स्पेसिफिक पार्ट है। एंड मैथ्स के अंदर हर साल लगभग हर पेपर के अंदर स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, इन छोटे छोटे टॉपिक्स से जो कि काफ़ी ईजी हैं, इनसे काफ़ी लगभग 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो कि हम काफ़ी कम टाइम में इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो एट लास्ट मैं अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स को देना चाहता हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखा, कभी भी उन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया कि हाँ बेटा तुम्हें ये रैंक लानी है या फिर ये स्कोर तुम्हें लेके ही आना है। उन्होंने कभी भी अगर किसी एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट भी आए तो उन्होंने कभी ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं जाने दिया मुझको, हमेशा मुझे डाउन टू द अर्थ रखा। एंड कभी भी अगर एग्ज़ाम्स में लो स्कोर हुआ तो उन्होंने हमेशा ये कह के मोटिवेटेड रखा कि हाँ बेटा ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अभी रिजल्ट से फोकस मत करो, जो गलतियाँ हुई हैं उन पे फोकस करो, उन्हें सीख के आगे बढ़ो। एंड एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स स्कोर करना, टॉपर आना ही कोई लाइफ का गोल नहीं है। तो आप एकदम स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन करें, काफ़ी अच्छी आपके एग्ज़ाम्स आएंगे।